सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज हम एक चैप्टर है संधि, जिनको समझते हैं। जब बच्चा व्याकरण की शुरुआत करता है उस दिन से संधि शब्द को सुनना शुरू कर देता है और काफी बच्चे इस चैप्टर से घबराते भी है कि संधि समझ में नहीं आती। संधि है क्या, इसको लेके बच्चा कभी रटने की कोशिश करता है, कभी लिख लिख कर याद करने की कोशिश करता है, कभी बहुत सारे शब्द पढ़ के याद करने की कोशिश करता है। तो ऐसे बच्चों को मेरा तो ये कहना है कि संधि एक बहुत ही सरल टॉपिक है। इतना सरल टॉपिक है कि अगर आप इसे एक बार बारीकी से देख लो, समझ लो, तो आप कभी भी संधि चैप्टर को भूलोगे नहीं। अब संधि है क्या, इसको अपन देखते हैं। देखो, मैंने लिखकर आपको समझाने की कोशिश की है। जब दो शब्द पास पास आते हैं तो अत्यधिक सन्निकटता के कारण पहले शब्द के अंतिम वर्ण यानी अक्षर तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण यानी अक्षर में संहिता अत्यधिक समीपता होने पर पूर्व प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण में अथवा पूर्व पर दोनों वर्णों में परिवर्तन होता है। इसी परिवर्तन को संधि कहते हैं। क्या है? जब दो शब्द पास पास आते हैं, जैसे ये राम लिखा हुआ है और आगे अवतार लिखा हुआ, कोई वाक्य लिख रहे हैं अपन, राम अवतार, दोनों पास पास आ गए, तो पास पास आते ही इनमें कुछ परिवर्तन होगा। परिवर्तन कैसे होगा? इसमें लिखा देखो, अत्यधिक सन्निकटता, मतलब दोनों कंटिन्यू आ जाएंगे, पास बहुत नजदीक आ जाएंगे। इसको संहिता कहते हैं। सन्निकटता, बहुत एक दूसरे के निकट आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, ये पहला शब्द है राम, इसका अंतिम वर्ण है मां। इसमें हलंत नहीं है ना, हलंत नहीं है तो लास्ट में क्या है? अ है। राम, मां के बाद में है अ। तो पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण यानी अक्षर, तो दूसरा शब्द है अवतार। अवतार का पहला मतलब दूसरा शब्द ये हो गया। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण यानी प्रथम अक्षर, इसमें है अ। दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर क्या है? अ। और प्रथम शब्द का लास्ट अक्षर वो भी है अ। इन दोनों, ये दोनों पास पास में आ गए, तो इसमें लिखा देखो, दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण या अक्षर में संहिता और अत्यधिक समीपता होने पर पूर्व प्रथम शब्द का अंतिम ये अ अथवा पूर्व या पर दोनों वर्णों में परिवर्तन होता है। इसमें और इसमें, मतलब इसमें और इसमें दोनों में परिवर्तन होता है। इसी परिवर्तन को संधि कहते हैं। यह परिवर्तन जब स्वर में होता है तो स्वर संधि कहते हैं। जैसे ये स्वर है अ, तो दोनों तरफ अ है, मतलब दोनों तरफ स्वर है। स्वर में परिवर्तन होता है जिसको कहते हैं स्वर संधि। जब दोनों में से एक तरफ व्यंजन आ जाए तो व्यंजन में जो परिवर्तन होगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और अगर यहाँ विसर्ग हो दोनों के बीच में, इधर तो विसर्ग लगेगा नहीं, इधर ही लगेगा। अगर यहाँ विसर्ग हो, जब विसर्ग में परिवर्तन हो तो वो विसर्ग संधि कहलाती है। अतः मुख्यतः संधि के तीन भेद होते हैं। मुख्यतः संधि के तीन भेद होते हैं, ये आपको एक याद रखना है। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर को संस्कृत में अच संधि कहते हैं, व्यंजन को हल संधि कहते हैं और विसर्ग को विसर्ग संधि कहते हैं। संधि के तीन मुख्य भेद होते हैं। संधि के भेद मुख्यतः तीन भेद हैं।
पहला है स्वर संधि जिसको कहते हैं अच संधि, दूसरा है व्यंजन संधि जिसको कहते हैं हल संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। अब हम क्रमशः तीनों रूपों को समझते हैं। पहला रूप लेते हैं स्वर संधि यानी अच संधि को। स्वर संधि, स्वर के पश्चात स्वर होने पर स्वर संधि होती है। स्वर के पश्चात स्वर होने पर स्वर संधि होती है। यहाँ स्वरों में परिवर्तन होता है। यह स्वर संधि भी मुख्यतः 6 प्रकार की 10th क्लास में अपन पढ़ेंगे, जिसको क्रमशः अगर याद रखें तो बहुत ही सरल तरीका है। इसमें पहला है दीर्घ जिसको सवर्ण दीर्घ संधि भी कहते हैं, दूसरा है गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि। इसी प्रकार हम आगे इसके पूरे 6 रूप पढ़ते हैं। अभी जैसा लिखा हुआ है, पहला रूप है दीर्घ संधि, सवर्ण दीर्घ संधि कहते हैं इसको। सवर्ण मतलब अपने समान ही वर्ण प्लस के दोनों तरफ आते हैं, उनको सवर्ण दीर्घ संधि कहते हैं। सबसे पहले अपन ये 6 रूप पढ़ने से पहले इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखना है, जैसा नाम है स्वर संधि, प्लस के दोनों तरफ स्वर आने पर ही स्वर संधि कही जाती है, और तभी हम स्वरों के इस परिवर्तन को समझ सकते हैं। तो पहला रूप पढ़ते हैं दीर्घ। इसमें क्या होता है, ये प्लस है, इसके दोनों तरफ स्वर होते हैं और इन दोनों के मिलने पे दीर्घ बन जाना ही दीर्घ संधि कहलाता है। अब दीर्घ और ह्रस्व क्या है, देखो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जैसे देखो अ है, ई है, ऊ है, ये रूप ह्रस्व स्वर के। अगर इन्हीं में अगर हम कहें आ, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ये दीर्घ है और ये ह्रस्व है। तो दीर्घ होना मतलब परिवर्तन होके आ बन जाना या ई बन जाना या ऊ बन जाना, ये दीर्घ बन जाना ही दीर्घ संधि है। जैसे प्लस के पहले अ है या आ है और बाद में भी इनके सामने भी अगर अ या आ में से कोई भी आ जाए तो दीर्घ हो जाएगा, मतलब आ हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, देव प्लस आनंद। अब दिखने में ये वह दिख रहा है, लेकिन बताया हुआ है कि जब इसमें हलंत नहीं है तो बाद में क्या है, स्वर है। तो जैसे देव, तो इसके बाद में क्या है, अ है। तो अ प्लस आ, अ प्लस आ, अ ह्रस्व है, आ दीर्घ है। तो अ और आ दोनों में से दोनों के प्लस होने पे आ हो जाएगा, मतलब देव का हो जाएगा देवानंद, देवानंद हो गया। विद्या प्लस आलय, यहाँ भी आ है और यहाँ भी आ है, आ दोनों तरफ आए तो हो गया आई, आ रहेगा विद्यालय। इसी प्रकार ये मतलब सवर्ण जैसे एक ही जैसे आ रहे हैं, आ के सामने अ आता है तो दीर्घ हो जाना, ये दीर्घ संधि है। इसी प्रकार ई या ई के सामने ई या ई आ जाए तो दीर्घ रूप है बड़ी ई, ये हो जाएगा। जैसे ये उदाहरण से समझते हैं, रवि, इसमें छोटी ई की मात्रा है, इधर भी छोटी ई की मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा है और इधर भी छोटी ई की मात्रा है, दोनों मिलके दीर्घ हो जाएगी, मतलब बड़ी ई की मात्रा बन जाएगी। रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, ये ई की मात्रा बड़ी होगी। कप्पी, ये छोटी ई की मात्रा है, इधर बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन है तो सवर्ण, दोनों एक जैसे। ई प्लस ई बड़ी ई की मात्रा होगी, कपीस। इसके बाद में ऊ
या उ के सामने उ या उ आता है तो दीर्घ हो जाता, मतलब उ हो जाता है। जैसे भानु प्लस उदय, यहाँ छोटे उ की मात्रा है, इधर भी छोटे उ की मात्रा है, दोनों उ मिलके बड़े उ की मात्रा बन जाती है, मतलब दीर्घ हो जाता है। भानु उदय, यहाँ तो भानु की मात्रा छोटी है और उदय, लेकिन दोनों जब उ मिलते हैं तो दीर्घ में बदल जाता, मतलब मात्रा बड़ी हो जाती। भानु उदय, यहाँ वधु उ की मात्रा बड़ी है, इधर उत्सव में छोटी है, लेकिन दोनों में दीर्घ हो जाएगा तो वधु उत्सव, वधु प्लस उत्सव का वधु उत्सव। एक है री के सामने भी री आ जाए तो इसमें भी ये देखो, ये एक मात्रा है री की और यहाँ दो मात्रा है, बड़ी है, ये दीर्घ है, री का दीर्घ रूप है। जैसे पितृ प्लस ऋणम, तो इसमें ये दो मात्रा लग जाएगी, पितृ ऋणम, पितृणम। मात्र प्लस ऋणम, दोनों री छोटी है, लेकिन यहाँ हो जाएगी दीर्घ री हो जाएगी, दो मात्रा है री की, मातृ। ये तो दीर्घ, मतलब अपने ही जैसे दोनों तरफ खुद के जैसे है, स्वर स एक जैसे स्वर है, उनमें से दीर्घ बन जा रहा, दीर्घ संधि कहलाता है, सीधा सिंपल। इसके बाद में अपन आते हैं गुण संधि। अब ये तो हो गया सम्मान वाला हो गया। इसके बाद में अपन आते हैं अ या आ के बाद में अगर ई या ई आ जाए तो क्या होगा कि ए हो जाएगा। अ या आ के बाद में ई आ जाएगा, क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। देव प्लस इंद्र, ये अ है यहाँ और यहाँ ई है, तो इसका बन जाएगा ए। जैसे ये दे वे, ये ए की मात्रा लगी ना, एक मात्रा, ये ए की मात्रा लगी, देवेंद्र। तो इस प्रकार अ प्लस ई बराबर हो गया ए, देवेंद्र। इसके बाद में आ प्लस ई, इसका भी ए बनेगा, रमा प्लस ई रमेश। मतलब आ के बाद में ई आएगा, अ या आ के बाद में ई या ई आएगा तो क्या हो जाएगा, ए। अगर अ या आ के बाद में उ या उ आएगा तो बन जाएगा ओ। जैसे महा प्लस उदय, या आ है या उ है, आ के बाद में उ आएगा तो ओ बनेगा, तो ये हो गया महोदय। चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय, तो अ के बाद में उ आया तो ओ हो गया चंद्रोदय। इसी प्रकार अ या आ के बाद में री आएगा तो अर बनेगा। देव प्लस ऋषि, तो देव ऋषि बन गया। ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म ऋतु बन गया। अपने को यूं ध्यान रखना, पहले तो आ के बाद में आ, ई के बाद ई या उ के बाद उ आया तो वो तो होगी दीर्घ संधि, और एक जैसे आते हैं तो वो होगी दीर्घ संधि। और फिर शुरुआत करते हैं गुण संधि में। गुण संधि आ के बाद में ई आए तो ए हो जाएगा, और अगर आ के बाद उ आए तो ओ हो जाएगा। बस इतना इसमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार तीसरी है वृद्धि संधि। आ के बाद में अगर ये ए या आई आ जाए तो इसका हो जाएगा आई। जैसे तथा प्लस ए, मतलब आ के बाद ए आया तो तथेव। सा प्लस ए, आ के बाद ए आया तो ए हो गया, मतलब ऐ हो गया ना, सेव। महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। और अगर आ के बाद में ओ या औ आए तो हो जाएगा औ। जैसे महा प्लस औषधि, तो ये आ और ओ दोनों को मिलके हो जाएगा औ, महोषधि। जल प्लस ओ, जलोग। इस प्रकार हम ओके स्वर संधि के दीर्घ, गुण, वृद्धि के बाद में चौथा रूप है यण संधि। स्वर संधि का चौथा भेद है यण संधि। यण संधि अगर थोड़ा सा ध्यान रखें तो बहुत ही सरल पार्ट है। ह्रस्व या दीर्घ
मतलब छोटा या बड़ा ई उ री ल के बाद असमान स्वर आने पर यण संधि होती है। जैसे ई या ई के पश्चात असमान स्वर आ जाए, या उ या दीर्घ उ के बाद असमान स्वर आ जाए, या री के बाद में असमान स्वर आ जाए, या लृ के बाद में असमान स्वर आ जाए। असमान का मतलब है इनके जैसा नहीं आना चाहिए, इनके अलावा कोई भी स्वर आ जाए तो संधि होगी यण संधि। इसमें बच्चों आपको ज्यादा कोई रटने की वो कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे प्लस के पहले ई हो और बाद में कोई असमान स्वर आ जाए तो ई का क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। ई का क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं अपन, एक संधि शब्द लेते हैं अति प्लस अंत। तो यहां देखिए बच्चों, यहां प्लस से पहले अति मतलब ई है, बाद में अ है, तो ई के बाद में असमान स्वर आ गया, ई के बाद में अ आ गया, तो अ का क्या बन जाएगा, ई का क्या बन जाएगा, यहां लिखा देखो, ई या ई के बाद पश्चात असमान स्वर आने पर ई का यह हो जाता है, तो यहाँ इसका यह बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, और यह है वो, इसके साथ में ये अगली मात्रा जुड़ जाएगी। जैसे ये अति लिखा हुआ था, इसमें से ई की मात्रा निकालो तो पीछे क्या रहेगा, अ ती है, तो ई की मात्रा हटा दो तो ये रहा है, तो ई की मात्रा का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। और आगे क्या लिखा हुआ है, अंत है, तो ये अंत, ये जुड़ गया। तो अब देखो फिर ये त आधा रह गया, इसके आगे स्वर नहीं है तो ये त आधा, फिर यह के आगे स्वर है तो ये हो गया पूरा, और फिर अत्यंत। इस प्रकार ये अत्यंत हो गया। इसी प्रकार एक उदाहरण और देखते हैं, प्रति प्लस उत्तरम। तो यहाँ प्लस से पहले क्या है, ई है, आगे क्या आ गया, असमान आ गया उ, तो ई का क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। और आगे मात्रा किसकी है, ये क्या आगे ये मात्रा है उ की, तो ये उ लगा दो, तो ये देखो त निकल गया, ई की मात्रा निकल गई, पीछे आधा तारा, और ये ई का बन गया ये, और उ की मात्रा आ गई प्रत्युत्तरम। ये इस प्रकार प्लस के पहले ई हो और आगे असमान स्वर आता है, ई का क्या बन जाएगा, य। इसी प्रकार देखो ये मही प्लस ऐसा, तो यहाँ प्लस के पहले है बड़ी ई मतलब दीर्घ ई, और आगे है ए, तो ई का क्या बन जाएगा, य, और ए की मात्रा इसके ऊपर लग जाएगी, ई का बन गया य, और ये आगे ए की मात्रा ये इसके ऊपर लग गई, जैसे ये लगी है, तो ये ऐसे हो गया म, ई की मात्रा निकल गई, ये आधा रह गया, और ये आ गया मैं ये सा, जैसे ये आधा था तो ये यहाँ आ गया मैं ये सा। ये इस प्रकार ह्रस्व ई या दीर्घ ई के पश्चात, मतलब चाहे ई कोई भी हो, के पश्चात असमान स्वर आने पर ई या ई का यह हो जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। एक ये हो गया इस यम संधि का ध्यान रखना योग्य पॉइंट। दूसरा है उ या उ के पश्चात, उ ह्रस्व या उ दीर्घ के पश्चात असमान स्वर आने पर उ या उ का क्या बन जाता है, वह हो जाता है, वह और वसा वह हो जाता है। जैसे ये मधु है, मधु प्लस अरी, एक शब्द लेते हैं मधु प्लस अरी, इसका बनता है मधुअरी। ये बनता कैसे देखो, इसकी संधि कैसे होती है, ये प्लस से पहले उ है मधु में, और प्लस के बाद में असमान स्वर आ गया अ,
मतलब ऊ तो नहीं है, ऊ के अलावा कुछ भी आ गया मतलब असमान स्वर है, तो ऊ का बन जाएगा व। ऊ का क्या बन जाएगा? व। अब और ये व बन गया और वह के आगे क्या है? अ है, तो अ इसमें प्लस होते ही हलन हट जाएगा। ये वह बन गया। अब म अगर ऊ निकल गया, ये ध रह गया आधा, म ध वह हो गया इस ऊ का, और अ इसमें आ गया मधुवरी। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण वधु, दीर्घ ऊ है प्लस ए, आगे असमान स्वर आ गया, ऊ का बन जाएगा व। ऊपर ए की मात्रा है आगे, तो ए की मात्रा लगा दो, हलन हट गया, ये मधुवेशा, और ये ध आधा रह गया पीछे, वधवेशा। इसी प्रकार सु प्लस आगत में ऊ है प्लस आ है, मतलब ऊ के बाद में असमान स्वर है, ऊ का बन गया व, आगे आ की मात्रा लगा दो, और फिर ग त म, और सु में से ये ऊ की मात्रा निकल गई तो सर है आधा, तो ये हो गया स्वागतम। हर जगह शब्द आता है स्वागतम, तो ये इस प्रकार यण संधि का है। यण संधि कैसे हुई है ये समझ आ गया ना। ऊ के बाद में असमान स्वर आया है आ, तो आप ऊ के बाद में असमान स्वर आता तो ऊ का बन गया व। इसके बाद में इसका तीसरा पॉइंट है री प्लस असमान स्वर आए तो री का बन जाता र। जैसे पितृ री आया, इसके बाद में आ आया है, ये री आया प्लस आ आया है, तो इस री का बन गया र, तो ये हो गया रा। री का बन गया र प्लस आ बराबर, ये रा हो गया। अब पीछे है ये आ तो गया दे स, अब यहां क्या है? पी त आधारा, पित्रादेश, तो ये त्र बन गया, क्योंकि त प्लस र त्र होता है, तो ये हो गया पित्रादेश। ये इसी प्रकार लरी के बाद में असमान स्वर आए, लरी के बाद में असमान स्वर आए तो ल बनता है। जैसे लरी है, इसके बाद में असमान स्वर आ गया तो इस लरी का क्या बन गया? ल, तो सीधा ही है ल बन गया इसका, तो प्लस आकृति, तो ये हो गया ल में जुड़ गया आ, तो ये हो गया लाकृति। अभी तक हमने स्वर संधि के 6 में से 4 भेद पढ़े, तो यूं नहीं अपन आगे 5 बार 6 पढ़े और पीछे वाला 4 भूल जाए, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए एक बार थोड़ा वापस दिमाग में जोर देकर इसको रिपीट करते हैं, चारों ही रूप को जो अभी तक पढ़े हैं। वो पहला पढ़ा था दीर्घ संधि, दूसरा पढ़ा था गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि और चौथा यण संधि। ये 4 रूप हमने पढ़े हैं। दीर्घ संधि में क्या होता है? दोनों तरफ समान स्वर आ जाए तो स्वर का दीर्घ हो जाता है। जैसे अ या आ के पश्चात कोई समान स्वर आए तो इसमें दीर्घ है आ हो जाता है। जैसे विद्या प्लस आलय, ये दीर्घ है, आ हो गया विद्यालय। इसी प्रकार ई या ई, ह्रस्व ई या दीर्घ ई के पश्चात समान स्वर मतलब ई या ई कोई भी आ जाए तो इसकी भी दीर्घ हो जाती है, मतलब ई हो जाती है, दीर्घ ई हो जाती है। जैसे मही प्लस इंद्र, इधर ह्रस्व है इधर दीर्घ, मतलब छोटी है इधर बड़ी है, तो ये बड़ी इंद्र होगी महेंद्र। इसी प्रकार दीर्घ ह्रस्व या दीर्घ मतलब ऊ के पश्चात अगर समान ऊ के साथ ऊ आ जाए तो इसमें भी दीर्घ ऊ हो जाएगा। जैसे गुरु ये छोटा ऊ है, उपदेश ये भी छोटा है, तो इसमें ये हो जाता है बड़ा ऊ, मतलब दीर्घ ऊ, गुरु उपदेश। होता क्या है?
छोटा ऊ जिसको बोलते हैं ह्रस्व ऊ, रू बोलते हैं ना, जैसे ये र में लगा देता है, ये छोटा रू है, और इसको अगर बड़ा लिखे तो ऐसे लिखना है आपको, ये दीर्घ है। यही हुआ यहाँ पर, ये ह्रस्व है मतलब छोटा रू है, ये भी छोटा ऊ है, दोनों छोटे ऊ की मात्रा है, और जब संधि हुई तो बन गया गुरु उपदेश। ये हुई दीर्घ संधि। फिर है गुण संधि। आ के बाद में अगर ई आ जाए तो इनका ए हो जाता, जैसे गण प्लस ईस, यहाँ अ है प्लस यहाँ ई है, ई का क्या बन जाता है, ए बन जाता। जैसे ये गणेश, ये ए बना ना, ये ई की मात्रा ए बन जाती। और अगर अ के बाद में ऊ या ऊ आ जाए तो इनका बन जाता है ओ। जैसे महा, यहाँ आ है प्लस यहाँ ऊ है तो इसका बन जाएगा ओ। ये देखो म हो, ये आ और ऊ दोनों का क्या बन जाएगा ओ, ये ओ बन जाएगा महोत्सव। ये सिर्फ आपको मैं याद दिला रहा हूं वापस। इसके बाद हमने पढ़ी थी तीसरी वर्धी संधि। इसमें अ या आ के बाद में ए या आई आ जाए तो इसमें भी इसकी आई रहेगी, वृद्धि हुई, मतलब दोनों में मतलब ये वृद्धि हो जाएगी। तो वर्धी संधि में अ या आ के बाद में ए या आई आता है तो इनका बन जाता आई। जैसे देव, या अ है प्लस यहाँ ए है, यहाँ आई है, अ प्लस आई है तो इनका क्या बन जाएगा आई बनेगा। तो ये हो गया देव, ये आई की मात्रा लग गई देवर्षि। इसी प्रकार अ या आ के बाद ओ या औ आए तो इनकी भी वृद्धि होके मतलब औ हो जाएगा। जैसे वन, या अ है प्लस यहाँ ओ है तो ये ओ और अ इनमें वृद्धि होके औ हो जाएगा। ये वन न, ये औ की मात्रा लगा दो, वनोकस। इसके बाद में चौथे नंबर पे हमने पढ़ी थी यण संधि। इसमें थोड़ा सा इनसे हटके, यहाँ तो देखो आ के बाद में समान स्वर आया, ई के बाद में समान स्वर आया, ऊ के बाद में समान स्वर आया तो ये दीर्घ हो गया, ये हो गई दीर्घ संधि। फिर आ के बाद में ई आया तो ए हो गया, आ के बाद में ऊ आया तो ओ हो गया, ये हो गई गुण संधि। इसके बाद में आ के बाद में ऊ के बाद में ए होती है, आ के बाद में ए आई आया तो आई हो गया, और आ के बाद में ओ औ आया उसका औ हो गया। ये तो गुण और वृद्धि और दीर्घ में अलग ही है। इससे थोड़ा अलग हटके है यण संधि। इसमें देखो ई या ई प्लस से पहले आए, या ऊ आए, उसके बाद में असमान स्वर आए तो इन ई का बनेगा य। जैसे प्रति, यहाँ ई है के बाद में असमान स्वर आया ए तो इस ई का बनेगा य, और ए है वो मात्रा के रूप में इधर रह जाएगी। देखो ये और पीछे अगर यहां से स्वर निकाल देंगे तो ये त आधा ही रहेगा ना। जैसे प्रति, इसमें से ई की मात्रा निकाल देंगे तो ये आधा त रह गया, ये देखो प्रत्येकम। इसी प्रकार ऊ के बाद में असमान स्वर आ जाए तो ऊ का बन जाएगा व। जैसे भानु प्लस ओ, ये देखो भानु, नु है, ये ऊ की मात्रा निकाल दो तो ऊ का क्या बन गया व, ये बन गया व, और आगे मात्रा है ओ की, ये लगा दो भानुओ, ये भानुओ। ये इस प्रकार चार संधि के रूप है, चार अपने को अच्छी तरह दिमाग में बैठाना है। इसके बाद में अपन अयादि संधि, स्वर संधि का पांचों भेद है अयादि संधि। इसमें अपने को ये ध्यान रखना है ए या आई, ओ या औ के बाद में कोई भी स्वर आ जाए तो इन ए या आई, ओ या औ ये बदल जाते हैं। जैसे ए के बाद में कोई स्वर आए तो ये ए है वो बदल जाएगा ऐ में। जैसे न, ने प्लस अनम, तो यहाँ ए है प्लस यहाँ अ है तो ए किस में बदल जाएगा ऐ में, तो ये बन गया जैसे न प्लस ए प्लस अ प्लस न प्लस म, ये है ना। ये इसमें ये ए है वो बदल जाएगा आई में, इतना ही ध्यान रखना।
तो अगर इसमें से मात्रा निकलती है तो ये पीछे न आधा ही रहा, तो ये हो गया न प्लस अ प्लस न म, तो ये हो गया नयनम। इसी प्रकार हरे प्लस ए, तो ये ए है वो बदल जाएगा आइए में, तो हर ये कवे प्लस ए कवैये। आई के बाद में अगर स्वर आ जाए तो आई है वो बदल जाएगा आई में, जैसे ना नई अक नायक, गई मतलब ए प्लस अक, तो ये आई हो गया गायक, ये ग्ले प्लस अति ग्लायती। इसके बाद ओ के बाद में स्वर आए तो बन जाता औ, पो अनम, जैसे ओ के बाद आया तो औ हो गया इसका ओ का, तो प व नम, भो अनम, भो भ का भ, उसके बाद ओ आया ओ का बन गया औ, भवन, फिर ये नम, स्रो अनम सर्वणम। इसी प्रकार औ के बाद में अगर स्वर आए तो औ का बन जाएगा आव, जैसे भो प्लस उक, जैसे ये देखो ये ओ की मात्रा हटा दो, ये ओ है, इसको अगर हटा दो इसकी जगह बन जाएगा आव, फिर है उक, तो ये आव फिर ऊ की मात्रा लगी तो भ, ये आ इसमें आगे तो हो गया भा और वह हो गया, फिर आगे ऊ की मात्रा है भावुक, ये इस प्रकार बन गया भावुक। नौ प्लस एक, जैसे न है ओ का बन गया आव, आव का बन गया आव, तो ये हो गया ना, और फिर ई है मात्रा इस पे लग जाएगी नाविक, ये नाविक बन गया, पोवक पावक बन गया। इस प्रकार ये हुई अय्यादी संधि, बिल्कुल सरल है। ए के बाद में कोई स्वर आए तो ए का बन जाएगा आई, आई के बाद में आए तो बन जाता आई, ए आई का तो आई और आई, ओ का औ और औ का आव, बस ये हो गई अय्यादी संधि। एक अंतिम स्वर संधि का भेद है पूर्व रूप संधि जिसे कहते हैं। इसमें अपन जगह जगह देखते हैं, संस्कृत में ऐसे लिखा हुआ आता है जैसे को अपी, जब आपको याद हो आप 6 क्लास में गए थे तो इसको पहली बार संस्कृत पढ़ी थी, इसको 5 पढ़ते थे, फिर सर ने बताया कि ये 5 नहीं है ये अ है, इसको बोलते हैं औग्रह, इस चिन्ह को बोलते हैं औग्रह। ये एक संधि है स्वर संधि, ये कब लगता है इसको आपको समझना है। जगह जगह देखा ना ये औग्रह का चिन्ह लगा हुआ होता है, इसको पहले तो आपको ध्यान रखना, इसको औग्रह का चिन्ह बोलते हैं, औग्रह बोलते हैं। ये लगता क्यों है, देखो पद के अंत में ए या ओ हो तथा बाद में ह्रस्व अ हो तो पूर्व पर के स्थान पर पूर्व स्वर ही शेष रह जाता है तथा अ के स्थान पर औग्रह हो जाता है, ये संधि। जैसे ए के बाद अ आए तो ए तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन बाद वाले अ की जगह ये बन जाता है। उदाहरण है देखो एते प्लस अपी, तो एते ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इस अ को औग्रह बदला जाएगा। ये कब बदला जाएगा, प्लस के पहले ए हो या प्लस के पहले ओ हो तो बाद वाले अ को औग्रह में बदल दिया जाता है। जैसे यहाँ को प्लस अपी है तो को तो वैसे ही रहा, लेकिन बाद वाला अ है वो औग्रह में बदल गया। इधर देखो जैसे ओ है इधर अपी है तो ओ की मात्रा लगी हुई है, आगे वाला अ है वो औग्रह में बदल गया। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये हो गई अपने स्वर संधि के 6 भेद। अगले वीडियो में देखेंगे अगली संधि।